हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो प्रोबेबिलिटी पे जो PYQs के थ्रू रिवीजन सीरीज है, इसमें प्रोबेबिलिटी का जो पोर्शन जहाँ पे हमने फिनिश किया था, मैंने 2 क्वेश्चंस होमवर्क भी दिए थे, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं फिर से वही, अगर वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। जो क्वेश्चन मैंने 2019 का होमवर्क दिया था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये कॉमन है। देखेंगे ये बहुत पुराना हो चुका है, पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आपको मिलते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है पहले पढ़ते हैं। The probabilities of solving a specific problem independently by A and B are this and this। बोल क्या रहा है कि A जो पर्सन है वो कोई भी एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, मान लीजिए मैथमेटिक्स का इक्वेशन है, वो सॉल्व कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 और B की प्रोबेबिलिटी 1/5 रिस्पेक्टिवली। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, मतलब एक तरफ सेम प्रॉब्लम को लेके ए सॉल्व करना शुरू करता है और दूसरी तरफ बी सॉल्व करना शुरू करता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक, तो यहां पे देखिए सिंपल सा लॉजिक होता है, ठीक है, कि इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो सॉल्यूशन अगर निकालना है, लॉजिक से जाएंगे, थ्योरी के पोर्शन पे आप जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूं, मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैं लिखता हूं ये इवेंट है दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड ना, दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड मैंने मान लिया कि चलो इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब पर्सन ए जो है वो उसको सॉल्व कर पाता है, तो मैं ए ही लिखता हूं इवेंट कि वो पर्सन ए जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, और बी भी मैं इवेंट ले लेता हूं कि वो उस प्रॉब्लम को जो पर्सन बी है वो सॉल्व कर देगा। मैं वही इवेंट नाम दे दिया ए और बी। तो यहां पे क्या है कि जो प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। आपको बहुत इधर उधर नहीं करना है, क्या करना है कि ए सॉल्व कर ले। देखिए कितने तरीके से वो, मतलब आपको ये जो गिवन प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो एक तो ये है, चूंकि ये दोनों इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं, ए सॉल्व कर ले बी सॉल्व ना करे तो बी का कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, या यहां पे और लगा दीजिए बीच में, जैसे और ए सॉल्व ना कर पाए बी सॉल्व कर दे और दोनों के दोनों सॉल्व कर दे। यही 3 केसेस होंगे ना फ्रेंड्स, बोलिएगा। जैसे दोनों सॉल्व कर रहे हैं, बोला ना कि प्रॉब्लम इज सॉल्व, तो प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा, उसमें से कोई एक भी कर देगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो ए सॉल्व कर दे बी ना कर पाए, या ए ना कर पाए बी कर दे, या दोनों सॉल्व कर दे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो इवेंट्स है अगर ऐसे आप देखें तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ऐसे अगर बात करें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कोई टेंशन ही नहीं लेना। यहां पे और मैंने लगा दिया तो सीधी सी बात है, मैं जब प्रोबेबिलिटी का केस लगाऊंगा तो यहां पे मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। ठीक है ना। तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ये लगा दिया। मैं समझा पाया कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं? और अब ये तीनों की बात करेंगे। ए सॉल्व कर दे बी ना कर पाए, ए ना करे बी कर दे, या फिर दोनों कर दें। ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटीज थी। ओवरऑल अगर इन तीनों इवेंट्स को अगर आप देखें तो, अगर ऐसे देखें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे प्लस 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 मैंने लगा दिया, एडिटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देखिए ए और बी इंडिपेंडेंट है ना, सॉल्व करते हैं, तो यहां से ये क्या, ए बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए सॉल्व करे एंड बी सॉल्व ना कर पाए। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट, यहां पे भी ए बी
और बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट बी ये भी इंडिपेंडेंट है, ए और बी ये भी इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे पी ए इंटू पी ऑफ बी बार प्लस सेम यहाँ पे पी ए बार इंटू पी ऑफ बी बार प्लस पी ऑफ ए और यहाँ पे पी ऑफ बी। सिंपल सा लॉजिक, मैं कुछ भी फार्मूला नहीं, जो अपना लॉजिक है उस लॉजिक से हम सॉल्व करेंगे। अब बस यहाँ पे रख दीजिए वैल्यूज। ए सॉल्व कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है 1/3, ठीक। बी का कॉम्प्लीमेंट, तो बी की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट की क्या हो जाएगी दिस, और ये हो जाता है 4/5 प्लस ए सॉल्व ना कर पाए मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, तो 1 - 1/3 क्या हो जाएगा 2/3। बी सॉल्व कर ले 1/5, प्लीज चेक करते चलिएगा। ए सॉल्व कर ले 1/3, बी सॉल्व कर ले 1/5, प्लीज चेक करिएगा। अब इसको आप तो कर ही सकते हैं, 4/15 प्लस 2/15 प्लस 1/15। एलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम होगा, 4 + 2 6 + 1 7, 7/15 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने सिंपल सा लॉजिक, मैं कोई फार्मूले पे नहीं गया, कुछ भी नहीं, बस सिंपल सा लॉजिक लगाया कि प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा, ये 3 केसेस होंगे। प्रोबेबिलिटी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इन तीनों केसेस की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज का सम, ये इंडिपेंडेंट होंगे। फटाफट मैंने लगाया, सीधे सीधे मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब रही बात, आप अगर फार्मूला या फिर और कुछ लगाना चाहते हैं तो वो मेथड आपको मैं छोड़ूंगा। सिंपल सा वे जैसे मैं करता हूं ये मैंने आपके पास डिलीवर किया। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। होपफुली ये एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। ये होमवर्क मैंने दिया था। अब एक और क्वेश्चन दिया था, ये देखिए, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। इसमें तो आपकी तरफ से ये मुझे सुनना ही नहीं चाहिए कि सर नहीं हो पाया। कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं आया अभी तक कि सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। एनीवेज, क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 8 आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल in which there are 3 boys and 5 girls, a team of 4 students is to be selected for a quiz competition. Find the probability that 2 boys and 2 girls are selected. तो क्या बोल रहा है कि 4 स्टूडेंट्स का एक टीम बनाना है, इसमें से 3 बॉयज हैं और 5 गर्ल्स है, ये आउटस्टैंडिंग, इन्हीं में से मुझे टीम बनाना है 4 का। तो अगर आप देखेंगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो ये कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। अब सीधी सी बात है, बोल जो यहाँ पे रहा है क्या 4 का मतलब 4 का ग्रुप बनाना है ना, तो यहाँ पे जो सिंपल स्पेस की साइज हो जाएगी n ऑफ s, सिंपल स्पेस। तो आउट ऑफ 8 कितने का ग्रुप बनाना है 4 का, तो 8c4, ये मेरा कॉम्बिनेशन कोफिशिएंट होता है, ये आपको पता है सिलेक्शन से। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्यों, NCR की वैल्यू क्या होती है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। बस ये फार्मूला लगा दिया, ये मेरा सिंपल स्पेस की साइज हो गया, ठीक है। अब मान लीजिएगा कि ई जो है इवेंट है दैट 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर सेलेक्टेड, इसको लिख लीजिए, ये इवेंट होगा, लैंग्वेज लिख लीजिएगा। तो इस इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे वो भी आपको पता है, n ऑफ e। तो क्या करना है, इन 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स में से 2 बॉयज और 2 गर्ल्स को लेना है। तो ऑब्वियस सी बात है, 2 बॉयज को लेना है 3 में से, तो क्या हो जाएगा 3c2, एंड 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को लेना है 5c2। ये हो जाएगा टोटल फेवरेबल आउटकम्स की अगर मैं बात बोलूं इन फेवर ऑफ दिस इवेंट ई ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए सेम फार्मूले से, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। बस, तो ये जो इवेंट है ऑफ सेलेक्टिंग 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, उसके फेवरेबल आउटकम्स टोटल इतने, सिंपल स्पेस की साइज इतना हो गया। आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो आपको यहीं पे क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, n ऑफ ई डिवाइडेड बाई n ऑफ s। n ऑफ ई क्या है,
यहाँ पे आपने निकाला है। अब इसको सिंप्लीफाई करना होगा और कुछ नहीं, मैं कर देता हूँ 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अच्छा, नीचे जो है डिवाइडेड बाई क्या है टोटल 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये भी लिख देता हूँ 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से पहले ये देखिए, ये तो पहली चीज यहाँ कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब ये फैक्टोरियल है तो ये क्या कैसे आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ से देखिए 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होता है, चलिए उसको कर लेंगे, ये ऊपर जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ये ऊपर जाएगा, नीचे क्या आएगा 8 फैक्टोरियल। प्लीज चेक करिएगा। अब आपको ये सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब मुझसे बेटर तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट फिर भी चलिए मैं कर देता हूँ। ये हो जाएगा मेरा 5 फैक्टोरियल, अभी रखिए, इसको भी रखिए। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, लिख दिया, ये यहाँ पे भी 24 और ये 2 2 जा 4। चलिए 8 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ऊपर 5 फैक्टोरियल है ना, तो इतना क्यों लिखेंगे, यहीं पे रखते हैं बस। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखिए 5 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट, ये देखिए 6 4 जा 24, 8 3 जा दिस, तो अल्टीमेट क्या आया, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आपका, अच्छा देखिए ये 4 इस 4 से भी कैंसिल, ऊपर 3 बता नीचे 7, यही आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 3/7। तो ये 2 इजी क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको आप कर लिए होंगे। अगर नहीं हो पाया तो मैं थोड़ा सा डाउटफुल रहूंगा कि आप अच्छे क्वेश्चंस कर पाएंगे कि नहीं, और नहीं हो पाया मतलब फिर से थ्योरी पोर्शन जाइए, 12 का है, 11th की भी बेसिक चीजें, मतलब अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है, जैसे ये सब कैसे निकाल रहे हैं एन ऑफ ई एन ऑफ एस, तो इसके लिए फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज आप पीछे की वीडियोस पे जाएं। 11th में जो थ्योरी पोर्शन है, 12 का थ्योरी पोर्शन पहले कवर करें, उनके क्वेश्चन जो वहां पे किए उनको सॉल्व करें, फिर यहाँ पे आए। चलिए अब बिना देर किए वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस में से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा इजी है। 2020 का ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इस पे पहले फोकस करते हैं। गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मैं शुरू से बोलता हूं कि पहले क्वेश्चन को पढ़ा कर, ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, सच दैट इनकी प्रोबेबिलिटीज ये दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब यहां पे ऐसा क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, पीछे भी आ चुका है, मे बी 21 का साथ क्वेश्चन था। डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा, कैसे, ए यूनियन बी ना, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक, दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं समझा पाया? तो ए यूनियन बी, पहले इस ये प्रोबेबिलिटी निकाल लूं, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपको पता है, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी माइनस उनका इंटरसेक्शन। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी लगा लीजिए, मैं वो नहीं लगा रहा हूं, जस्ट वो अंडरस्टूड है, आप पी लगा लीजिएगा बस। ऐसा क्वेश्चन में किया था, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, बस उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल दूंगा, इसी के इक्वल हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो बस क्या करेंगे, यही पे जब इक्वेशन था तो यहाँ पे लिखिए, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये होगा। अब आप बोलेंगे कैसे, तो लिख दीजिएगा बाय डिमॉर्गन्स लॉ ये। अब ये क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्यों, क्योंकि ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो अल्टीमेट जो क्वेश्चन में पूछा है वो मेरा निकल जाएगा, अगर मैं ये प्रोबेबिलिटी निकालूं यूनियन का निकालने के लिए ए और बी की प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है, इंटरसेक्शन का चाहिए। अब इंटरसेक्शन का कैसे निकालेंगे, देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स दिए हुए हैं,
तो सिंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट, ठीक, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो दिस विल इंप्लाई, याद करिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद जब हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स का डिफिनीशन लिखा था तो A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो P ऑफ A इज 0.3, P ऑफ B इज 0.6, सो दिस विल बी 0.18। प्लीज चेक करिएगा, बस यही से आपका आंसर तो आ गया, ठीक है। तो 0.18 इंटरसेक्शन का आ गया, ठीक है ना। तो अब आ जाइए यूनियन का निकाल लेते हैं। तो सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो A की प्रोबेबिलिटी 0.3, B की प्रोबेबिलिटी 0.6 माइनस 0.18, ये कितना हो जाएगा 0.9 माइनस 0.18। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो 0.72 आ जाता है। इसको लिख लीजिए इक्वेशन 2। बस A यूनियन B आ गया, यहां पे रख दीजिए। सो यूजिंग 2 इन फर्स्ट क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछा था A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी, दैट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B 0.72। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0.28। सबट्रैक्ट करिए 1 में से तो यही आएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऊपर कर चुके, ऊपर इन द सेंस पिछली वीडियो में हमने किया था, ठीक है ना। मैं दिखा भी दूं, अब थोड़ा सा अब ढूंढना पड़ेगा कहाँ था। ये देखिए इस तरह का यहाँ पे मैंने भी किया था, ये देखिए 21 का ना। तो यहाँ पे मैंने कर चुके हैं हम लोग पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे भी ये आसान था, बट आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है कि आप कर पाएंगे कि नहीं, इतना कॉन्फिडेंस आपके पास है या नहीं। पूरा प्रोबेबिलिटी में कॉन्फिडेंस का गेम होता है, प्लस बेसिक कॉन्सेप्ट। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास ये पहुंच चुका होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको मैं नहीं करूंगा, इसको मैं होमवर्क नहीं, अभी वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्व करेंगे, नहीं होगा तो मैं करूंगा। तो क्या है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, इट इज गिवन दैट द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ डाइस इज एन इवन नंबर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन एट लीस्ट वन डाई इज 3। समझ में आ गया इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पहली चीज क्वेश्चन में समझ के तो इतना आपको आ गया होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। बोल रहा है ना कि गिवन दैट द सम ऑफ नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ डाइस इज एन इवन नंबर। पहली चीज इवन नंबर होना चाहिए सम। अब ये पहले दे दिया और पूछ क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ कि द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन एट लीस्ट, कम से कम एक डाई पे 3 आए, 2 पे रहेगा चलेगा। इतना हिंट बहुत है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को पॉज करेंगे और यहीं पे आप इस सॉल्यूशन को करेंगे। मैं चाहता हूं आप यहीं पे करें, ठीक है। चलिए सो इसको वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। चलिए फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन 2022 का है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। प्लीज इसको सॉल्व तो पहली चीज मैंने बोला था करिए। अगर कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि सर सॉल्यूशन करें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज पॉज करके सॉल्व करें। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, 2023 का भी क्वेश्चन करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम सब मिक्स करके आपको आया हुआ था कहाँ पे, पैराग्राफ रीडिंग में। तो एनीवेज क्वेश्चन को स्टार्ट करें। चलिए आप करेंगे क्या, सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करता हूं यहीं पे। पहली चीज की आप मान लीजिए ये जो पहले दिया हुआ ना गिवन, तो मान लीजिए ई जो है वो इवेंट है ऑफ गेटिंग सम एज अ इवन नंबर, एज एन इवन नंबर, एज एन इवन नंबर। ये पूरा लिख लीजिएगा कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम एज इवन नंबर। ये हो गया, ये हो चुका है पहले। अब उसके बाद एफ की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला है ना कि अब प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन एटलीस्ट 1 डाई इज 3। तो लिख लीजिएगा
एफ जो इवेंट है ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3, गेटिंग एटलीस्ट 3, ठीक है ना, गेटिंग 3, ऐसे लिखिएगा। ये जो इवेंट है, ओहो चलिए, ये जो है इवेंट है ऑफ गेटिंग 3 ऑन एटलीस्ट 1 डाई, बस 1 डाई। अब आपको करना क्या है, करना यहां पे ये है कि मुझे तो पता है पूछ क्या रहा है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ा करिए और समझिए कि पूछ क्या रहा है। तो आपको पूछ रहा है ना, इस एफ की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन ई, ये अब ये क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और इसी को हम लिख सकते हैं एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ ई। तो आपको करना क्या है, बस फेवरेबल आउटकम्स निकाल लीजिए। अब यही मेन गेम था, फेवरेबल आउटकम्स ही निकालना। चलिए थोड़ा सा बढ़ा जाएगा। ई क्या है, गेटिंग सम एज इवन नंबर। तो स्टार्ट करिए 1 से, तो देखिए 1 1 रहेगा तब भी सम क्या हो जाएगा, इवन नंबर। 1 2 रहेगा तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 + 2 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा 3। तो 1 और 3 ये रहेगा। 1 और 5 आपको पता है ना, या तो 2 ऑड नंबर या तो 2 इवन नंबर्स, इन्हीं का सम इवन होता है। समझ में आ गया कि नहीं, एक इवन और एक ऑड का सम हमेशा जो है आपका ऑड रहेगा। तो आपको यही कॉम्बिनेशन बनाना। तो 1 से आ गए, पहले पे 1 आए, सेकेंड पे 1, पहले पे 1, सेकेंड पे 3, फर्स्ट वाले पे 1, सेकेंड वाले पे 5, ये आ जाए तो इसका सम जो है ये आप देखिए सब इवन नंबर आएगा। उसी तरीके से 2 से स्टार्ट करिए, तो 2 आ गया इवन, तो 2 2 आएगा, 2 4 आएगा और 2 6, इनका सम इवन होगा। फिर इसी तरीके से 3 पे आ जाइए, तो 3 देखिए 3 ऑड हो गया, तो 3 1, 3 3 और 3 5, ये हो गया। अब इसी में मैं इसी के आगे कंटिन्यू कर देता हूं। अब इसके नीचे आप लिख लीजिएगा 4 इवन आ गया, तो 4 2, 4 4 एंड 4 6, ठीक। फिर 5 चाहिए, 5 ऑड, तो 5 1, 5 3 एंड 5 5, प्लीज चेक करिएगा। एंड यहाँ पे 6 2 और फिर 6 4 एंड 6 6, ठीक है ना। अब इतने पॉसिबल, टोटल तो 36 होंगे आउटकम्स, 2 डाइस को रोल करेंगे तो इनमें से ये हैं जिनका सम जो है ना, दोनों डाई पे जो नंबर आ रहे हैं उनका सम इवन होगा। तो ई के फेवरेबल इतने आउटकम्स हुए। अब कितने हैं वो काउंट कर सकते हैं आप, देख लीजिए। एक रो में 3 है, टोटल 6 है, तो 18 होगा। तो ये तो आपको कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां से आप लिख सकते हैं एन ऑफ ई इज कितना, 18। अब मैं इंटरेस्टेड किस में हूं, ई इंटरसेक्शन एफ, तो पहले एफ निकालना पड़ेगा। एफ क्या बोल रहा है उस पे आते हैं। एफ बोल रहा है कि एटलीस्ट एक पे 3 आए, तो पहले 1 से स्टार्ट करिए, 1 3। अब इसके बाद 1 के साथ कोई और नहीं आएगा, फिर 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 के बाद 3, जैसे पहले वाले पे 1 आए, सेकेंड पे 1, फिर 2 3 4 5 6 तक, तो उसमें केवल यही आएगा जिसमें कि 3 आएगा, अदरवाइज तो नहीं। फिर पहले वाले पे 2, तो 2 के साथ 3। उसी तरीके से यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, पहले वाले पे 3 आ जाए, 1 रहेगा तब भी चलेगा, 3 2 तब भी चलेगा, 3 3 तब भी चलेगा, 3 4 तब भी चलेगा, 3 5 चलेगा, 3 6 चलेगा। अब आते हैं पहले पे 4 आएगा, तो 4 के साथ 3, फिर उसी तरीके से 5 3 और 6 3, यही 2 और बच जाते हैं, तो 5 3 और 6 3। प्लीज चेक करिएगा, इतने फेवरेबल आउटकम्स है। लेकिन हमें एफ से नहीं मतलब है, हमें क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ कॉमन। तो कॉमन क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप। तो देखिए यहाँ पे 1 3, एक ये कॉमन है, देख लीजिए। फिर 3 1 बिल्कुल होगा, ये देखिए 3 1 कॉमन है। फिर 3 3 कॉमन है, ये देखिए 3 3 कॉमन है। फिर 3 5 कॉमन है, ठीक है कि नहीं। 3 6 नहीं होगा,
अब जाइए जरा 4 3 भी नहीं है, 5 3 भी 5 3 है, ये देखिए 5 3 है, 6 3 नहीं आएगा। तो कितने कॉमन हो रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, प्लीज चेक करिएगा। तो कॉमन जो आ रहे हैं वो यहाँ से अब लिख दीजिए। तो कॉमन जो आ रहे हैं 1 3 3 1 3 3 3 5 एंड 5 3, समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, ये जो आ रहा है ना, ये दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इसमें कम से कम किसी एक पे 3 होगा और सम करेंगे तो इवन आएगा। दोनों में कॉमन है ना ई और एफ में, तो दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से आपने देखा कि एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज व्हाट, कितने काउंट करिए 5 मैंने काउंट किया था बस। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये फार्मूला है आपका, ई गिवन सॉरी एफ गिवन ई, एफ का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन ई विल बी n of E intersection F divided by n of E. This number is 5 and this number is 18. तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 5/18। प्लीज चेक इट आउट। अब बोलिए क्या इसमें इस क्वेश्चन में कुछ भी दम था? और ये क्वेश्चन जानते हैं रिसेंट ईयर 2022 का। प्लीज बोलिएगा, प्लीज बोलिएगा कहीं से कोई ऐसा था कि इस क्वेश्चन को आप ना कर पाते। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पे। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2020 एंड दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन बेस थ्योरम ना। बेस थ्योरम क्या है, चलिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। क्या बोला है कि एक शॉप है एक्स जिसमें 30 टीन्स जो है घी है टाइप ए के, 40 टीन्स जो है घी है टाइप बी के, विच लुक अलाइक, ठीक है कोई बात नहीं है, आर केप्ट फॉर सेल, वाइल इन शॉप वाई सिमिलर 50 टीन्स ऑफ घी ऑफ टाइप ए एंड 60 टीन्स ऑफ घी ऑफ टाइप बी आर देयर। वन टीन फ्रॉम, क्या बोला, 1 टीन ऑफ घी इज परचेज फ्रॉम वन ऑफ द रैंडमली सेलेक्टेड शॉप एंड इज फाउंड टू बी द टाइप बी घी ना, टाइप बी का घी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज परचेज्ड फ्रॉम द शॉप वाई। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। 2 शॉप्स हैं, ठीक है ना, 2 शॉप्स हैं, एक है एक्स एक है वाई, इनमें 2 टाइप के घी है, एक जो है टाइप ए के, ऐसे होगा, ये मेरा टाइप ए है, और दूसरा जो है टाइप बी है ना। एक मिनट, ओहो हट जाओ भाई, चलिए थोड़ा सिस्टम स्लो हो जाता है, डोंट वरी। अब ये जो है टाइप बी के घी है, चलो टाइप, ओहो चल क्यों नहीं रहा है, अब आएगा, टाइप बी के घी है। अब इसमें टीन्स लिखा हुआ है, ये जो डॉट में कर रहा हूँ वो टीन्स है, नंबर ऑफ टीन ना, आ जाओ। अरे चलिए थोड़ा सा हैंग करता है, कोई इशू नहीं है, तो बाद में आएगा, चलिए ठीक है, ऐसे रेड होगा, ये भी रेड ही है ना, ठीक है चलिए ऐसे, ये रेड है। तो ये है मेरा टाइप ए का घी और ये है मेरा टाइप बी का घी, सेम वे में ये भी है टाइप ए का टाइप बी का। अब नंबर ऑफ टीन्स की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइप ए का इस शॉप ए में 30 टीन्स है और यहाँ पे 40 टीन्स जो है टाइप बी के, यहाँ पे 50 टाइप ए एंड 60 टाइप बी। अब देखिए क्या बोला है कि कोई एक, मैं होता है ना कि मैंने आपको भेजा, आपने 1 टीन घी खरीदना है और वो जो है टाइप बी का निकला। पूछ क्या रहा है कि बताओ कि वो जो है शॉप वाई से यहां से खरीदा गया था, परचेज किया गया था। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, याद करिए रिवर्स प्रोबेबिलिटी। आपसे ये पूछ रहा है कि 1 टीन खरीद लिए घी का, वो टाइप बी का है और बताओ कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो है यहां से, कहां से,
शॉप वाई से खरीदा गया था। मतलब यहाँ पे आपसे पूछ कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन बी ना, ये पूछ रहा है आपसे। क्लियर? तो चलिए अब जैसे क्वेश्चन में करते हैं वैसे आप लिख लीजिए। तो मैं बस सिंपली लैंग्वेज लिखूंगा। इवन मान लीजिए कि वो जो टीन है परचेज फ्रॉम शॉप क्या, शॉप एक्स, और E2 जो है वो क्या है कि वो टीन जो है घी जो है परचेज किया गया फ्रॉम शॉप वाई। क्लियर? तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा, देखिए दो ही शॉप्स है ना, तो प्रोबेबिलिटी इसकी भी निकालेंगे तो 1/2 और इसकी भी निकालेंगे 1/2। ठीक, अब मैं मान लेता हूं कि ए जो है वो इवेंट है ऑफ परचेजिंग घी ऑफ टाइप ए। तो टाइप ए के लिए मैंने ए ही लिख दिया और सेम बी के लिए घी ऑफ टाइप बी, ये इवेंट हो गया। ठीक, तो चलिए आपको क्या करना है, बेस थ्योरम लगाना है। मैं पहले ही बोला था कि आप लिख लीजिए, वी हैव टू फाइंड आउट क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कि वो जो है शॉप वाई से खरीदा गया है, और गिवन क्या है कि वो जो टीन था वो टाइप बी का घी था। क्लियर? अब यहीं पे पहले आप लिख लीजिए बाय बेस थ्योरम, आप लिख लीजिए ना कि बाय बेस थ्योरम ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा ऑफ E2 गिवन बी, ये आपको पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन E2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन E2। यहां तक समझ में आ गया? इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1। अब मैंने आपको बोला था पहले फार्मूला लिख लीजिए, E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, लेकिन ये प्रोबेबिलिटीज निकालना होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन E2। तो यहां पे मैं आता हूं नाउ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन E1, इसका मतलब क्या है कि मैं एक टीन खरीदूं घी का, वो क्या है शॉप एक से आए, तो शॉप एक से आएगा तो देखिए कितने फेवरेबल हैं टाइप बी घी के लिए, 40। समझ आ गया कि नहीं? और टोटल यहाँ पे कितने हैं, सिंपल यहाँ पे देखें 70। तो क्या हो जाएगा, टाइप बी का 40 है ना, तो 40/70। मैं समझा पाया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा, ठीक है, प्लीज बोलिएगा। तो यहाँ पे आ जाइए, तो ठीक है, ये बोला है ना कि टाइप बी का, तो चलिए फटाफट करिए। तो टाइप बी के लिए 40 है और टोटल जो है बी ना, बी ही है, तो 40 डिवाइडेड बाई 70, प्लीज चेक करिएगा। सो दिस विल बी 40 डिवाइडेड बाई 70, तो कितना हो जाएगा 4/7, आप तुरंत देख लीजिए। उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन E2 शॉप वाई से खरीदे और वो जो है टाइप बी का घी हो, तो कितना बी के हैं देखिए, 50 टाइप ए के, 60 टीन जो है टाइप बी के, तो फेवरेबल कितना हो जाएगा 60 किसके, टाइप बी के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई टोटल कितना आ रहा है 60 + 50 110, तो मतलब 110, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6/11। बस अब ये सब इंफॉर्मेशन 1 में यूज करिए। सो यूजिंग probability of E1, probability of E2, probability of B given E1, probability of B given E2 in 1 we get। बस आपका आंसर आ गया फ्रेंड्स। कैसे, ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन B क्या हो जाएगा, E2 की प्रोबेबिलिटी तो हाफ है, मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन E2 वो निकाला है आपने 6/11, प्लीज चेक करिएगा, कैलकुलेशन आपको चेक करना है। अब आते हैं नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हाफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन E1 कहाँ निकाला था आपने 4/7, प्लीज चेक करिएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 तो खैर वही है, यही ऊपर वाला आ जाएगा ना, तो 6/11।
बस अब आपको क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ से कैंसिल आउट थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये 3 हो जाएगा, कोई इशू नहीं। तो चलिए मैं एक बार और लिख देता हूँ, 3/11 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 2 जा 4 तो 2/7 हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा। प्लस सेम यहाँ पे जैसे ये 3/11 तो यहाँ से कैंसिल करके 3/11, कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करिए। 3/11 नीचे देखेंगे 77 एलसीएम आएगा, 11 2 जा 22 और 3 7 जा 21, प्लीज प्लीज चेक करिएगा, ऐड कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 3/11 अपॉन ये ऐड करेंगे 43 तो 3/77। तो यहाँ से क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन B क्या हो जाएगा, 3/11 मल्टीप्लाइड बाई 77/43, ठीक है। सो 11 7 जा 77, ठीक है, और देखिए 7 3 जा 21 तो 21 अपॉन 43, ये है आपका आंसर। कुछ भी था, बेस थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी का सॉल्व किया, ठीक है हमने, और उसके बाद बेस थ्योरम पे ये एक जबरदस्त क्वेश्चन था। बस आप अगर एनसीईआरटी के बुक को सॉल्व किए होंगे, वहां के प्रॉब्लम्स को समझे, बेस थ्योरम कहाँ लगता है मैंने आपको बताया था, जब आपको क्या पूछे, रिवर्स प्रोबेबिलिटी ना, तो यहां पे आपको रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था। दैट मीन्स कि जैसे कुछ लोग इसको बताते हैं ना कि जैसे स्टार्ट किया आपने ऐसे, ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे ये क्या हो गया, E1, इंड में मेरा B है, ठीक है ना, तो ये बीच वाला अगर पूछता है तो यहाँ पे क्या लगता है, बेस थ्योरम, ये पूछता है तो हमने किया था टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो वो अलग इशू है, वो भी अच्छे से समझाते हैं लोग, वो भी अगर क्लियर है तो ठीक है। अदरवाइज मैं जो जैसे करता हूँ, रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछे ना, 3 निकाल लिया आपने और पूछ रहा है ना कि वो सॉप एक से, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, तो मैं जैसे समझता हूँ वो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आंसर आपका 21/43, प्लीज बोलिएगा। अब बस 2 क्वेश्चंस और हैं, इसी की मैं बात कर रहा था। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 2023, पैराग्राफ रीडिंग, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम का जबरदस्त एप्लीकेशन। तो दिस इज फ्रॉम 2023 एंड एक और क्वेश्चन था इसमें, एक ही कर लीजिएगा, ये पूरा कंप्लीट। और देखिए ये पोर्शन, यहाँ पे ये जो मत करिए क्योंकि सिलेबस अब हटा दिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, लेकिन ये पार्ट आप कर सकते हैं, बी पार्ट, तो बी पार्ट आप ट्राई करेंगे। ये 2 क्वेश्चन 2023 के, ये 3 मार्क्स का है, और ये चूंकि पैराग्राफ रीडिंग तो ये टोटल 4 मार्क्स का होगा आपको, सीधी सी बात है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको आप एक बार देखिए, पूरा मैं कर देता हूँ ये स्क्रीन पे, इसको आप सॉल्व करेंगे और ये वाला पोर्शन प्लीज सॉल्व करके आइए। नेक्स्ट वीडियो में हम 23 के ये दोनों क्वेश्चन थोड़े से लंबे हो जाएंगे, हम करेंगे, ताकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, समय दे रहा हूँ आपको कि अब तक अगर आपने किया तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं, क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं कि नहीं, पैराग्राफ रीडिंग में ऐसा पूछेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम ये क्वेश्चंस करेंगे। अब मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो में, जो हमने सॉल्यूशंस किए, बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे ज्यादातर क्वेश्चन थे, फिर ये अच्छा क्वेश्चन था, ये सारे के सारे क्वेश्चंस होपफुली आपके पास इनका सलूशन पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, अप्रिसिएट करना कमेंट सेक्शन में भूलिएगा नहीं। याद रखिए मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप सहयोग करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।